सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। वैसे हमारे मुल्क में इल्ज़ामात की सियासत आप समझ लें कि एक रिवायत बन चुकी है। मुखालिफिन पर इल्ज़ामात लगाए बगैर हमारी सियासत का बाब मुकम्मल नहीं होता। इनमें से बेशतर इल्ज़ामात दुरुस्त भी होते हैं, लेकिन इनको इस कदर मुतनाज़ बना दिया जाता है कि सच और झूठ में फ़र्क करना कई बार बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, बल्कि नामुमकिन हो जाता है। अब मुस्लिम लीग नून और JUI वो जमातें जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर गैर मुल्की एजेंट होने का आपको पता है कि इल्ज़ाम लगाती आई, और ये इल्ज़ाम एक बार नहीं लगाया, ये सिलसिला चलता आया और अभी तक जारी है। अब JUI तो इस मामले में आप कह लें कि क्रीज से एक कदम आगे निकल कर खेलते हुए इमरान खान को यहूदी लॉबी का एजेंट तक करार दे देती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त सब कुछ साबित कर देता है, क्या सच है क्या झूठ है, दूध का दूध पानी का पानी कर देते। वक्त ने साबित किया कि JUI के सरबराह जो नून लीग के दौरे हुकूमत में कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, और उसी दौर में नून लीग ने इसराइल से बेहतर ताल्लुकात के लिए वफ्द भेजे थे। लेकिन वो लोग जो इमरान खान को यहूदियों का एजेंट कहते हैं, वो ना सिर्फ इस मामले पर खामोश रहे, बल्कि नून लीग हुकूमत की तरफ से इसराइल भेजे जाने वाले वफ्द में इनकी पार्टी के लोग शामिल हुए। और मेरा इशारा सीधा सीधा JUI के रहनुमा अजमल कादरी की तरफ है, जो नून लीग की तरफ से इसराइल भेजे जाने का एतराफ़ भी कर चुके हैं। फिर नून लीग ने फॉरेन फंडिंग केस पर अपनी सियासत की गेम करने की कोशिश की कि गेम ऑन हो किसी तरह। वज़ीर आज़म पर बैरून मुल्क फंडिंग लेने के इल्ज़ामात लगाए, इसे पाकिस्तान में फ्रॉड का सबसे बड़ा केस करार दिया। लेकिन ये सब कुछ ज़बानी जमा खर्च के सिवा कुछ और साबित नहीं हुआ। सबूत तो इनके पास होते नहीं, सिर्फ बातें करवा लें इनसे। और तब से अब तक नून लीग इस केस में सियासी बयानबाजी करे चले जा रही है। इसके अलावा कोई शवाहिद इलेक्शन कमीशन को पेश नहीं कर सकी। अब हमारी सियासत में एक दूसरे पर एक और सिलसिला बड़ा चलता है, बड़ी रीत है कि गद्दारी के फतवे बांटे जाते हैं, लगाए जाते हैं। और ये कोई नई बात नहीं हमारी सियासत में, जिसका दिल चाहता है जिसको मर्जी गद्दार कह देता है। मुखालिफिन पर फतवे और इल्ज़ामात तो लगाए जाते हैं, लेकिन अगेन आई वुड से मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी कि सबूत नहीं दिए जाते, सिर्फ ज़बानी जमा कर जो बोलना है बोलते जाए। बड़ा आसान होता है कुछ भी कहना, साबित करना मुश्किल है, करके दिखाओ साबित। ठीक इसी तरह जब नून लीग के कायदेदारों को अपनी तनकीद का निशाना बना रहे थे, कभी इस इदारे पर बुछाड़, कभी इस पर तनकीद के नश्तर, और उन पर संगीन नौयत के छोटे मोटे इल्ज़ाम नहीं लगाते। ये बड़े लोग हैं, बड़े इल्ज़ाम लगाते हैं, बड़े बड़े इल्ज़ाम जिनके सबूत इनके पास होते नहीं है, आधे सबूत भी नहीं होते। तब बिलावल जरदारी मैदान में आए और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का बाकायदा इजहार किया कि वो उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि नून लीग के कायद जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लगाए गए इल्ज़ामात के सबूत भी फराहम करेंगे। लेकिन ना सबूत आए और साथ ही इदारों पर इल्ज़ामात का सिलसिला भी नहीं रुक सका। नून लीग अपने मुखालिफिन में गद्दारी के फतवे भी तकसीम करती रही, लेकिन अमली तौर पर प्रैक्टिकली उनको साबित ना कर सकी। उल्टा नून लीग पर भारत के एजेंट होने के इल्ज़ामात लगते रहे। और सबसे बड़ी बात, इसके खिलाफ हवा में तीर नहीं चलाए गए, बल्कि नून लीग की बैरूनी ताकतों के हाथ में खेलने के सबूत भी मौजूद हैं, गवाहान भी मौजूद। और नून लीग का रियासत मुखालिफ बयानिया क्या सबसे बड़ा सबूत नहीं है? नाजरीन, दिल पे हाथ रखिए और बताइए कि जो नून लीग के कायद के रियासत मुखालिफ बयानिया है, क्या ये मुंह बोलता सबूत नहीं है कि किसका एजेंट है ये बंदा, नवाज शरीफ? और इनके इस बयानिए से शक व शुबात पैदा होते हैं कि क्या नून लीग वाकई मुल्क दुश्मनों के हाथों में खेल रही है। और दूसरा, नून लीग की अपनी जमात के अंदर से भी लोग बाकायदा ये कह रहे हैं कि नून लीग के कायद के रॉ के साथ बाकायदा राब्ते हैं, कनेक्शंस, और वो रॉ के एजेंट है, रॉ के हाथों में खेलते हैं। साबिक सफ़ीर भी इस बात की बाकायदा गवाही देते रहे कि नून लीग बैरूनी ताकतों के हाथों में खेलती रही। और यही नहीं, भारत के दिफाई तज्जिया कार का तो साफ उन्होंने बयान दिया कि जी भारत ने नून लीग के कायद पर बाकायदा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हैं आप नाज़रीन कि कोई किसी पे इन्वेस्टमेंट क्यों करता है, कब करता है, किस लिए करता है। और मोदी का खुद का बयान भी इस बात का सबूत है कि नून लीग के कायद के मोदी के साथ ज़ाती ताल्लुकात हैं। अब ये ज़ाती ताल्लुकात क्यों बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, बच्चा समझते हैं। अब ये वो सवालात हैं नाजरीन जो सोचने पर बाकायदा मजबूर कर देते हैं किसी भी अकल या शऊर रखने वाले को कि नून लीग भारत की ज़बान आखिर क्यों बोल रही है।
दुश्मन की ज़बान में ज़रा आसान कर देती हूँ, दुश्मन की ज़बान बोलने वाले को क्या कहते हैं, दुश्मन के हाथों में खेलने वाले को क्या कहते हैं। दुश्मन, जब आप ऐसा बयान देते हैं और वहाँ से शादियाने बजते हैं दुश्मन मुल्क में, वहाँ का मीडिया बाकायदा ढोल की थाप पे रक्स शुरू कर देता है, तो शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को कि जो दुश्मन के अल्फाज बोलते हैं, दुश्मन का एजेंडा चलाते हैं, दुश्मन के पत्ते खेलते हैं और फिर कहते हैं कि इनकी हुब्बुल वतनी पे सवाल ना उठाया जाए, इनको मुहिब्बे वतन कहा जाए। कैसे कहा जाए तुम लोगों को मुहिब्बे वतन? हरकतें हैं आप लोगों की मुहिब्बे वतन कहलाने वाली, दुश्मन के हाथों में आप लोग खेलते हैं। शर्म से डूब मरने का मुकाम है आप जैसे लोगों के लिए। और मुस्लिम लीग नून वो जमात जिस पर संगीन नौयत का ये इल्ज़ाम भी है कि उसको बैरूनी ताकतों से फंडिंग आती है, और ये जमात भारत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी रखती है। ये ढकी छुपी बात नहीं, सबको पता है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वो भी कह चुके हैं कि नून लीग का रियासत मुखालिफ बयानिया बहुत खतरनाक है और नून लीग का बयानिया मुल्क को कमज़ोर कर रहा है। और भारतीय मीडिया ने PDM के जल से मज़ार कायद वाला वाक़या आपको याद होगा, बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। क्यों? दुश्मन मुल्क क्यों दिखा रहा था बढ़ा चढ़ा कर ये तमाम चीज़ें? सोचिए, सोचे बगैर ही जवाब मिल जाए इन चीज़ों का। इतनी वाज़ेह हैं, इतनी क्लियर हैं कि सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। और इनके भरपूर अंदाज में इतनी कवरेज की भारत ने क्यों? अंडरस्टूड सी बात है कि क्यों। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान की ऑपोजिशन जमातों की जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसकी इतनी भरपूर जो कवरेज की पहले कभी क्यों नहीं की? इस बार इतना बढ़ा चढ़ा कर क्यों, इतना बढ़ा चढ़ा कर क्यों पेश किया गया? इस बार ऐसा क्या खास था? इस बार भारतीय मीडिया जश्न क्यों मनाता रहा? तो ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जहां अपनी फौज के खिलाफ बातें होंगी, इससे किसी और के नहीं बल्कि दुश्मन के कलेजे में ठंड पड़ेगी। और इसीलिए नाजरीन, इसीलिए भारतीय मीडिया ने उन बातों को मजीद बढ़ा चढ़ा कर, कहते हैं पिंक को रेड करना और रेड को मैरून कर देना, पिंक को रेड किया, रेड को मैरून किया, जो दिल चाहा बकता चला गया। भारतीय मीडिया बकता चला गया और PDM की आदत के बयानात को उछाला गया। लेकिन मुझे भारतीय मीडिया से ज्यादा अफसोस इन लोगों पर है, ये जो चेहरे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन लोगों पर अफसोस है कि ये तो अपने थे, इन्होंने भारतीय मीडिया का एजेंडा बेचा है, बल्कि उनके मुंह में अल्फाज डाले। इनके इकदामात की वजह से भारतीय मीडिया वहां पे एंजॉय करता रहा, या पता नहीं उनकी डिक्टेशन की वजह से ये लोग बोलते रहे। सब चीजें क्लियर हैं। और भारत को शुरू से ही आपको पता है कि पाक फौज जो हमारी है, हमारी पाकिस्तान की फौज एक आंख नहीं भाती। लेकिन नून लीग ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी पाक फौज और आला तरीन ओहदेदारों पर इल्जामात लगाने से बाज नहीं आती। तो ऐसे में कहने वाले तो कहेंगे ना कि नून लीग और इसके कायद बैरूनी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं, और वाकई खेल रहे हैं। और कितने सबूत चाहिए? बहुत बड़ा सबूत है इनका बयानिया, बहुत बड़ा सबूत है इनके PDM जलसों में तकरीरें जो बहुत बड़ा सबूत है, इनका फौज से बुक्स बहुत बड़ा सबूत है, फौज पर तनकीद, फौज पर इल्जामात की बुछाड़ बहुत बड़ा सबूत है, इनके रवैये, इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा सबूत है। और कितने सबूत चाहिए? सबसे पहले आबिदा हुसैन का क्लिप होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आबिदा हुसैन साबिक सफीर भी रह चुकी हैं और नून लीग की काबीना में वजीर भी रह चुकी हैं। उन्होंने नून लीग के कायद को बहुत करीब से देखा है। जो करीब से देखता है वो बहुत कुछ जानता है, अच्छा भी जानता है, आपके फ्लॉज को भी जानता है। इनके बारे में वो किन ख्यालात का इजहार कर रही हैं, ज़रा सुन लीजिए। आपने कि नून लीग के कायद को उसामा बिन लादेन क्या करता था? सपोर्ट करता था, उनकी माली मदद करता था। अब ये माली मदद क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। एक बात मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, कहना चाहूँगी कि फंडिंग किसी को भी ऐसी नहीं की जाती, ऐसे ही। वो क्या कहते हैं हमारे पंजाबी में, एवं ही, ऐसे नहीं की जाती, एवं ही नहीं की जाती। कोई ना कोई वजह होती है, बड़ी बड़ी वजह होती है। जो किसी पर इन्वेस्ट कर रहा होता है, सोचिए ज़रा, वो मुफ्त में तो नहीं कर रहा होता, इतना पागल तो वो भी नहीं होता, वो किसी वजह से कर रहा होता है। बल्कि किसी पर सरमायाकारी करने वाले के अपने बड़े बड़े अज़ाइम होते हैं, बड़े बड़े मकासद होते हैं, बड़े मकासद, जिनके हसूल के लिए वो पानी की तरह पैसा लगाता है और वो इन लगाए गए पैसों के ज़रिए अपने मोहरों से फिर काम लेता है। यानी एक उस पर पैसा लगा रहा है और दूसरा बदले में उसका काम करेगा। और सबसे अहम बात कि जब कोई किसी के एजेंडे पर चल रहा होता है तो वक्त के साथ सब कुछ वाज़ेह होता जा रहा होता है कि वो किसके इशारों पर नाच रहा है। मैं यहाँ किसी की हिमायत नहीं कर रही, लेकिन सच बता रही हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर एजेंट होने के इल्ज़ामात लगाए गए, एक बार नहीं 12 लगाए गए, अभी भी लगाए जाते हैं। अगर वज़ीर आज़म, चले 5 सेकंड के लिए सोचिए कि इनके इल्ज़ामात के बारे में अगर हम बात करें कि अगर खुदा न ख्वास्ता किसी के इशारे पे वाकई काम कर रहे होते तो ये हकीकत भी आवाम के सामने आ जाती। झूठ के
पाँव नहीं होते, मैं अक्सर प्रोग्राम में कहती हूँ, झूठ के पाँव नहीं होते। लेकिन वो शख्स तो हमेशा मकबूजा कश्मीर की अवाम का मुकदमा बहादुरी के साथ, इमरान खान साहब हमेशा बहादुरी के साथ हर प्लेटफॉर्म पे लड़ते हैं। इससे पहले किसी भी हुकूमत और हुक्मरान को क्या ये तौफीक हुई थी? पहले क्या पाकिस्तान में कोई वज़ीर आज़म की कुर्सी पे नहीं बैठा था? क्यों मुंह पे ताले लग जाते थे? क्यों नहीं बात करते थे कश्मीर के मामले पर जिस तरह ये इमरान खान साहब करते हैं? क्यों? वाज़ेह फ़र्क है सबके सामने, और मैं मेरिट पे तारीफ कर रही हूँ इनकी इस बात पर। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोदी को खुलेआम ललकार रहे हैं, भारत को बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना करे। इमरान खान मोदी को खुलेआम हिटलर कह रहे हैं, इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा जाता है। लेकिन यही इमरान खान साफ साफ अल्फाज में कहते हैं कि हम इसराइल को किसी सूरत भी कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे, हो ही नहीं सकता, हम नहीं करेंगे। अब फ़र्क वाज़ेह आपके सामने कि एक शख्स खुलेआम इसराइल को तस्लीम ना करने का कह चुका हो, और दूसरी जानिब नून लीग इसराइल से बेहतर ताल्लुकात बनाने के लिए रातों रात अपने वफ्द इसराइल भेजती रही है। तो फिर इसराइल या यहूदी एजेंट कौन हुआ? यहूदी एजेंट कौन हुआ? ये फैसला करना मेरा नहीं ख्याल के मुश्किल है, बिल्कुल क्लियर है। और पीडीएम में शामिल ऑपोजिशन की जो नाराज इत्तेहादी जमात है, पीपल्स पार्टी के बिलावल नून लीग के कायद को खुद मोदी का यार तक कहते रहे। नून लीग और इसके कायद के खिलाफ बैरूनी एजेंडे पर चलने की आवाज़ें चारों तरफ से आ रही हैं, और अब आबिदा हुसैन ने भी कहते हैं ना कि गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना शुरू कर दिए, क्योंकि नवाज शरीफ पर उसामा बिन लादेन से फंड्स लेने के इल्ज़ाम आज के नहीं हैं, ये बड़े पुराने हैं। बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी इससे पहले, आबिदा हुसैन साहब से पहले नवाज शरीफ पर बैरूनी फंडिंग लेने के इल्ज़ामात लगाती रही हैं। ज़रा देखिए अपने बीबी को, इस बात में कोई शक नहीं कि माजी में नून लीग के कायद इन्हें भारत का एजेंट कहते रहे, इनको गद्दारी के लक़ब देते रहे, तो इस बात में भी कोई हैरानी नहीं है कि नून लीग के कायद ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के खात्मे के लिए बाहर से फंडिंग ना ली हो। नून लीग के कायद ने बेनज़ीर भुट्टो को कभी इक़्तिदार से निकालने और कभी उन्हें इक़्तिदार से दूर रखने के लिए अनगिनत पैसा खर्च किया। फिर फंडिंग बेनज़ीर भुट्टो को हराने के लिए किस तरह इस्तेमाल की गई, किस किस को पैसे बांधे गए, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और नून लीग के कायद मिलियंस ऑफ डॉलर्स की गेम करके अपने मुखालिफिन को दबाने की कोशिशें करते रहे। अच्छा, आपको याद होगा नाज़रीन, पनामा में शरीफ खानदान के खिलाफ पनामा जीआईटी रिपोर्ट के जो 10 वॉल्यूम्स का चर्चा हुआ था, जिनमें 9 वॉल्यूम्स पब्लिक कर दिए गए थे, जबकि वॉल्यूम 10 पब्लिक नहीं किया गया था। सियासी हलकों के बकौल उस वॉल्यूम में नून लीग के कायद के बैरूनी ममालिक और भारत के साथ फंडिंग की तफसीलात दर्ज हैं, डिटेल्स। और इस वॉल्यूम में ऐसी मालूमात मौजूद हैं जो ख़तरनाक और इंतहाई संगीन नौयत की है। ये सब इस बात का पता देते हैं कि नून लीग पर बैरूनी कुव्वतों की किस तरह मेहरबानियाँ रहीं, किस तरह नवाजिशात रहीं और क्यों रहीं। मेरे ख्याल से मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब यही नहीं, मुस्लिम लीग नून जब 13 में तीसरी बार इक़्तिदार की सीढ़ी चढ़ी तो उसके खारिजा पॉलिसी एंटी इंडिया होने की बजाय प्रो इंडिया रही, और इस बात की गवाही साबिक तर्जुमान दफ्तर खारिजा तस्नीम असलम भी यहाँ पे दे रही हैं। क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। अब ये पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा की साबिक तर्जुमान है और उन्होंने कोई ढकी छुपी बात नहीं की, बल्कि साफ साफ अल्फाज में कह दिए। से साफ अल्फाज क्या होंगे, साफ साफ अल्फाज में कह दिया कि नवाज शरीफ प्रो इंडिया थे। नून लीग के कायद दफ्तर खारिजा को भारत के खिलाफ बयानबाजी से रोकते थे, कुलभूषण पर बात करने पर भी बाकायदा पाबंदी थी, दफ्तर खारिजा को कश्मीर की हिमायत पर बयान देने पर भी रिस्ट्रिक्शन थी, और नून लीग के कायद जब भारत जाते तो वहाँ कश्मीरी रहनुमाओं से भी नहीं मिलते थे। ये इल्ज़ाम तराशी नहीं है, इसे सबूत कहते हैं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। और नून लीग का माजी है जो धो के भी नहीं धो सकते, मिटा नहीं सकते। अब नून लीग के कायद की भारत को लेकर जो खारिजा पॉलिसी थी वो भारत नवाज नहीं थी तो और क्या थी। इनकी इस पॉलिसी से पाकिस्तान को फायदे के बजाय नुकसान ही हुआ ना। हाँ, फायदा हुआ तो इनकी जात को हुआ, इनके कारोबार को हुआ, इनकी औलाद को हुआ। और ऐसे में नून लीग के कायद को भारत में पसंद भी किया जाएगा, बल्कि उनके तो बहुत फेवरेट होंगे नवाज शरीफ साहब, उनकी ज़बान जो बोलते हैं। और भारत में उनके इक़दामात को क्यों ना सराहा जाए, सराहा जाएगा और जाता रहेगा। नून लीग ने पाक फौज पर सिलेक्टर्स का इल्ज़ाम लगाया, इमरान खान को इक़्तिदार में लाने की जिम्मेदारी भी उस इदारे पर डाल दी कि इमरान खान को सिलेक्ट किया गया कहाँ से। ये कहते हैं नून लीग इमरान खान को सिलेक्टेड कहती है। और जबकि नाजरीन आप ये भारतीय मीडिया को देख लें कि वो भी नून लीग के कायद की हाँ में हाँ मिलाते हुए सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड जैसे अल्फाज इस्तेमाल करता है, और अब भी कर रहा है। नून लीग को सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के मजबूत होने का जितना दुख है उतना ही दुख भारत को भी है। अब बताएं, जब दो लोगों का दुख एक होगा, जब दुख एक हो नून लीग का भी भारत का भी, दर्द एक हो नून लीग का भी भारत का भी, तो फिर एजेंडा एक होना कोई हैरानी वाली बात तो नहीं। एक ही एजेंडा है ना, तभी तो दुख भी एक है, तकलीफ भी एक है। जब दो दुश्मनों का दुश्मन एक हो
फिर दो दुश्मन इकट्ठे होकर अपने कॉमन एनिमी को दबाने के लिए एक हो जाते हैं। और ऐसा ही मामला भारत और नून लीग का भी दिखाई देता है। अब एक और मजे की बात, वजीर आजम को सिलेक्टेड कहा जाता है, ऐसा ही है, जबकि दूसरी जानिब भारत का जो दिफाई तज्जियाकार है वो चीख कर चिल्ला कर कह रहा है कि नून लीग के कायद को हमने सिलेक्ट किया और भारत ने इनका इंतखाब किया। डूब मरने का मुकाम है नवाज शरीफ साहब आपके लिए, सुनिए जरा। भारतीय मीडिया का सहाफी क्या कह रहे हैं, चीख कर चिल्ला कर के नून लीग के कायद ने हमें एंगल दिया है। नून लीग के कायद फौज के बारे में जो बातें करते, प्रोपेगेंडा करते, फौज का इमेज खराब करते हैं और भारतीय मीडिया इसको कैश करवा रहा है। नवाज शरीफ वही कर रहे हैं जो भारत चाहता है, नवाज शरीफ वही कर रहे हैं जो भारत चाहता है, जिसमें पाकिस्तान का नुकसान है और भारत का फायदा है। यानी एक और गवाही, और ये गवाही भारत का ये दिफाई तज्जियाकार दे रहा है। इसको कहते हैं सबूत, इसको कहते हैं गवाही, हवा में तीर नहीं, गवाही कि नून लीग के कायद को भारत की हिमायत हासिल है। अच्छा नाज़रीन, 2018 के आम इंतखाबात से कुछ महीने पहले भारतीय मीडिया ने एक मुनज़्ज़म अंदाज में प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था। आपको याद होगा कि नून लीग इंतखाबात हार जाएगी, बल्कि उनको हरवाया जाएगा। भारतीय मीडिया को नून लीग की जीत की फिक्र क्यों थी? आपने कभी सोचा? ये तो या तो भारत बता सकता या फिर खुद नून लीग या उनके कायद बता सकते हैं, या अकल शऊर रखने वाला इस बात को समझ सकता है, बगैर सबूत के भी समझ सकता है। या तो सबूत ही बहुत ज़्यादा, गवाहान ही बहुत ज़्यादा है, इनका बयानिया बहुत बड़ा सबूत है कि क्या चाहते हैं, किसके हाथों में खेलते हैं, किसकी ज़ुबान बोलते हैं। और भारतीय दिफाई तज्जियाकार कि नून लीग के कायद पर जो सरमायाकारी की गवाही है, इसके बाद नरेंद्र मोदी भी साबिक वज़ीर आज़म से अपनी मोहब्बतों भरी कहानी बयान कर रहे हो। क्या कहते हैं, मोहब्बतां सच्चियाँ। देखिए ज़रा, का ये जो वज़ीर आज़म है, प्राइम मिनिस्टर, जिसके हाथ करोड़ों मुसलमानों के खून से बाकायदा रंगे हुए हैं, कैसे नून लीग के कायद से अपने मिलन के किस्से सुना रहे हैं। मोहब्बतां सच्चियाँ, इतनी मोहब्बतें इन दोनों में। बगैर वीज़े, बगैर पासपोर्ट नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान की हदूद में दाखिल किया गया। नवाज शरीफ ने मुलाकात के लिए इसरार किया और नरेंद्र मोदी फौरी तौर पर उनसे मिलने चले आए कि तुमने बुलाया और हम चले आए। अब मेरा सवाल है, नरेंद्र मोदी इतनी मोहब्बत का इजहार इमरान खान से क्यों नहीं करता? इमरान खान को अचानक मुलाकात का सरप्राइज क्यों नहीं देता नरेंद्र मोदी? इसकी वजह क्लियर है, वाज़ेह है कि इमरान खान कुलभूषण पर खुलकर बात करते हैं, कश्मीर में भारतीय जुल्म पर खुलकर आवाज उठाते हैं, हर जगह जाके आवाज उठाते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे जाके आवाज उठाते हैं, इनको एक्सपोज करते हैं नरेंद्र मोदी को, भारत को। और भारत के जालिमाना और सफाक इकदाम के खिलाफ दिलेरी से बात करता है वो बंदा जिसका नाम है इमरान खान, जो मुल्क का वजीर आजम है। फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, क्योंकि इससे पहले किसी वजीर आजम को मैंने इस तरह बात करते हुए नहीं सुनी, इतनी दिलेरी के साथ। नरेंद्र मोदी का मकरू चेहरा बेनकाब करता है बंदा जिसका नाम है इमरान खान। तो ऐसे में वजीर आजम इमरान खान मोदी को अच्छे थोड़े ना लग सकते हैं। मोदी को तो नून लीग के कायद ही पसंद आएंगे, जो उनके दिए हुए अल्फाज जो इनके मुंह में वो बोलते हैं, तो में खेलते हैं, उनका एजेंडा बेचते हैं। अब ये तो भारत के अंदर से ही नून लीग और उसके कायद के खिलाफ भारत के एजेंट होने की गवाही मिल गई है। अब नून लीग के नाराज रहनुमा भी नून लीग के कायद को रॉ का एजेंट कह रहे हैं। अगेन आई वुड से नवाज शरीफ साहब, डूब मरने का मुकाम है आपके लिए। ये गवाहियां सबूत ही होती हैं। निशात ढहा का क्लिप चलाइएगा। अब मेरे ख्याल से कुछ कहने को, सुनने को बाकी नहीं रह गया। जो गवाहियां हैं, जो मुल्क के अंदर से भी और भारत से भी आपको मिल रही हैं, ये काफ़ी हैं। गवाहियों को सबूत ही कहा जाता है और ये हवा में तीर नहीं है, ये सबूत है, बाकायदा गवाहियाँ हैं। और नून लीग सच को लाख छुपाने की कोशिश करे, सच इस जमात से बाकायदा चीख कर कह रहा है कि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त सेनेट इलेक्शन पर सियासत में एक भौचाल सा आया हुआ है। वो अरकान जिनका पार्टी से ताल्लुक कमज़ोर है वो राहें तलाश कर रहे हैं और उनके दीगर पार्टियों से राब्ते भी जारी हैं। अपनी पार्टी से भी मुज़ाकरात की कोशिशें जारी हैं कि किसी तरह कोई सियासी फ़ायदा हासिल कर लिया जाए। अब इस सिचुएशन में, सूरत हाल में, पीपल्स पार्टी सेनेट में अपने नंबर से ज़्यादा सीटें लेने के लिए हाथ पाँव मार रही है और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ को खदशा है कि उनके अरकान किसी और पार्टी को वोट ना दे दें, तो इसलिए वो ज़ाहिरी वोटिंग या फिर शो ऑफ हैंड का इस्तेमाल कराना चाहती है। अब इस मामले पर हुकूमत ने जो सुप्रीम कोर्ट है उससे भी राय मांगी है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। आज अदालत ने अहम सवालात उठाए हैं, जिनमें से कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पार्टी वफादारी तब्दील करने पर कानूनी पाबंदी के बारे में राय मांगी और कहा कि क्या एक रुकने सूबाई असम्बली पर सेनेट इलेक्शन में पार्टी मर्जी के खिलाफ वोट देने की कानूनी पाबंदी है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मैं तलाश करके अदालत को आगाह करूंगा। अच्छा, बाद में एतराफ़ किया कि सेनेट इलेक्शन में पार्टी उम्मीदवार को वोट लाजमी देने का कोई कानून नहीं है, कि कहा इस वक्त
मसला वोट पार्टी के खिलाफ देने पर सजा का नहीं है। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कहा कि वोटर्स तो कहते हैं कि रुकने असम्बली हमारी खिदमत के लिए है। अवाम अरकान असम्बली को इसलिए मुंतखब नहीं करते कि वो अपनी खिदमत करते रहें। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि हुकूमत को हर सूरत कानून साजी करना होगी, और जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि हुकूमत ने कानून साजी करनी है तो करे, मसला क्या है। वोट फरोख्त करने के शवाहिद पर ही कोई कार्रवाई हो सकती है, और ओपन वोटिंग में भी वोट फरोख्त करने के शवाहिद ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि पार्टी को वोट ना देने पर नाअहल नहीं तो ये तब्दीली सिर्फ दिखावा होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत का ख्याल है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम काफ़ी है, खदशा था कि पूरे सेनेट इंतखाबात कलअदम ना हो जाएं। अदालत से राय इसलिए मांगी कि बाद में कानूनी मसाइल ना बने। तमाम इंतखाबात पर आर्टिकल 226 का इतलाक नहीं होता है। अब नाज़रीन, इस पूरी सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। हुकूमत के पास वक्त बहुत कम है और हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत भी नहीं है, तो क्या ये तरमीम हुकूमत कर पाएगी? इसके बहुत कम चांसेस हैं। खैर, ये फैसला तो असम्बली करेगी। मैंने तो सिर्फ अपनी जो राय है वो मौजूदा नंबर्स की बुनियाद पर आपके साथ शेयर की है। अब मेरे साथ मौजूद हैं हमदान अकरम शेख साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आरिफ चौधरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं आज की समात के हवाले से, इनसे मैं राय जानने की कोशिश करूँगी। दोनों बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत माहिर हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले शेख साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। शेख साहब, क्या हुकूमत सिर्फ इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके शो ऑफ हैंड से सेनेट के इलेक्शन करवा सकती है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, मैं बेहद ममनून हूँ। मेरी राय में हुकूमत ये जो तरमीम या ये जो रेफरेंस भेजा है, ये जमहूरियत की तरक्की मानूस तरक्की माकूस की जानिब मुआशरे को धकेलना चाहती है। ये जो ओपन बैलेट या सीक्रेट बैलेट है, सीक्रेट बैलेट इनफैक्ट एक नॉर्म है जो डेवलप हुई है ओवर दी सेंचुरीज एक्सपीरियंस। ये सुप्रीम कोर्ट में जो ज्यादा रेफरेंस का हिस्सा है वो एक डिफेक्शन का खतरा है, और डिफेक्शन के ऊपर जो 3-4 और डिफेक्शन के ऊपर जो 3-4 ऑफिसेज हैं जिनके ऊपर एक आदमी डिफेक्शन का मुजरम ठहरता है, वो है पार्टी के फैसले के बरक्स चीफ जो ईवान का सरबराह है उसको वोट ना देना, स्पीकर को वोट ना देना, डिप्टी स्पीकर को वोट ना देना, और जो है पूरा आर्टिकल 63A में उनकी लिस्ट दी हुई है। किसी पार्टी के मर्जी के बगैर सेनेटर को वोट दे देना, उससे 63A या ये जो एक जुर्म है डिफेक्शन का, उसका इतलाक नहीं होता। लेकिन उससे बढ़कर एक और बात है। बात यह है कि क्या हम एक रिवर्स गियर लगाना चाहते हैं जो हमारी जमहूरियत की डेवलपमेंट है। ये देखिए, इससे दुश्मनियां बढ़ेंगी। अगर लोग ये खुफिया रायशुमारी कैसे वजूद में आई है, इसलिए कि अगर खुफिया रायशुमारी ना होती तो लोग कभी अपने खिलाफ, ताकतवर लोग कभी अपने खिलाफ वोट देना ना देते लोगों को। अगर खुफिया रायशुमारी होती तो 70 के इंतखाबात में मशरकी पाकिस्तान में मुजीब रहमान और मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो अक्सरियत ना ले पाते। ये खुफिया रायशुमारी की बरकत है कि लोग आज़ादाना अपने ज़मीर के मुताबिक अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और फिर दूसरी बात, मोरालिटी की बात करते हैं तो बहुत सी मॉरली जायज़ चीज़ें भी बाज़ औक़ात, और बल्कि बाज़ औक़ात नहीं, हमेशा शरेआम करना, जो शरेआम उनका सरजद करना लाजिम नहीं है, बल्कि उस शर्म व हया के तकाज़ों को पूरा करना बड़ा ज़रूरी है। ये जो हुकूमत बिल लेके आई है या रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा है राय लेने के लिए जो भेजा है, इसके लिए इनको दस्तूर में तरमीम करना नागुज़ीर है, और तरमीम के बगैर ये इस शख्स की जो एक जमहूरी एक आज़ादी है उसको ये विड्रॉ नहीं कर सकते। सही, ठीक है जी। चौधरी साहब, आपने शेख साहब को भी सुना। चौधरी साहब, क्या अपनी पार्टी की मर्जी के खिलाफ जाकर किसी दूसरी पार्टी को वोट देना क्या पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या इसमें आइन मेंबर पार्लियामेंट को रोक नहीं सकता? हुकूमत को बिल्कुल इस बात का इल्म है कि रेफरेंस का जवाब क्या आएगा। उसकी वजह यह है कि इख्तियारात
तो बाहर सूरत हैं सुप्रीम कोर्ट के पास और वो राय दे सकती है, लेकिन मामला जब भी इस तरह का आईनी मसला होता है तो उसमें हुकूमत को यही कहा जाता है कि आप ऐवान से, पार्लियामेंट से बिल मंजूर करवाएं, क्योंकि काम जो है लेजिस्लेशन का वो पार्लियामेंट का काम है, वो अदालत का काम नहीं है। और हुकूमत को ये भी मालूम है कि अददी एतबार से वो वहाँ, चूँकि अपोजिशन उनके साथ कभी भी खड़ी नहीं होगी, क्योंकि जो रवैया हुकूमत का अपोजिशन के खिलाफ है और अपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ, वो बिल्कुल आई बाल टू आई बाल खड़े हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन के किसी भी मामले में वो इकट्ठे चल नहीं सकते। मुझे तो यूँ लगता है डॉक्टर साहबा कि ये बड़ी एक क्लेवर मूवमेंट है, क्लेवर मूव है हुकूमत के पार्ट पर, कि उन्हें जो भी कल सेनेट में इलेक्शन होंगे उसमें तब्दीलियाँ तो आएंगी, वफादारियाँ, मैं नहीं समझता कि हुकूमत को कोई खतरा है कि लोग उनको वोट नहीं देंगे। खतरा तो दूसरी तरफ से है, क्योंकि लोग हुकूमत को वोट देंगे, माजी में भी आपने देखा। तो उसको, उससे बचने के लिए, तनकीद से बचने के लिए उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया है कि कल को कोई कह ना सके कि जनाब ये क्या हो गया, लोग कहाँ चले गए, उन्होंने वफादारियाँ बदल ली। अब इस सारे मामले में जब वो हुकूमत हर सतह पे जा रही है, हुकूमत अदालत में भी गई है, हुकूमत पार्लियामेंट में भी आई है, और इस सब कुछ के बावजूद अगर शो ऑफ हैंड का फैसला नहीं हो पाता तो कल को हुकूमत को कोई मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकेगा कि हुकूमत जो थी उसने ये जो पार्टी लाइंस को लोगों ने क्रॉस करके वोट डाले हैं। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ये शो ऑफ हैंड की जरूरत सेनेट में इस वजह से है, यानी जो पार्लियामेंट जिसके इलेक्शन का हवाला शेख साहब ने दिया है, वो इलेक्शन आम इलेक्शन, करोड़ों लोगों के इलेक्शन जो हैं उसकी, और ये जो चंद लोगों का इलेक्शन है उसकी अपनी अपनी हैसियत है। यहाँ इस वक्त जो सूरत हाल बन गई है सेनेट में, इस कदर लोग वफादारियाँ तब्दील करते हैं, और फिर सेनेट जो कि वफाक की अलामत है, इत्तेहाद की, सबकी नुमाइंदगी वहाँ होती है, उसमें अगर ये सूरत हाल हो, और जो नजर आ रही है, हर शख्स को नजर आ रहा है कि सेनेट में वोट फरोख्त होते हैं, इसलिए इसका कला कमा करना कोई जमहूरियत की रूह को नुकसान पहुंचाने वाली बात नहीं है। इससे जमहूरियत मजबूत होगी। और फिर दूसरा ये है कि मैं नहीं समझता, ये आखिरी बार फिर मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत जो है उसकी ये सारी कोशिशें जो है वो बिल्कुल अदर वे अराउंड है, वो डिफेंसिव पे लाना चाहती है अपोजिशन को। तो इसलिए मैं समझता हूँ अगर अपोजिशन, वही अपोजिशन जो माजी में एतराज करती रही है और उनके मिसाके जमहूरियत में भी ये चीज मौजूद है, तो आज बेहतर ये था कि दे शुड हैव सीज्ड द ओकेजन, और वो आके तो कहते ठीक है जी शो ऑफ हैंड, क्योंकि उससे उनके लोग जो है वो नहीं वफादारियां तब्दील कर सकेंगे, और फेयर एंड ट्रांसपेरेंट अंदाज में इलेक्शन हो जाएंगे सेनेट के। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा शेख साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। अदालत ने जो रिमार्क्स दिए कि जो फैसला अदालत दे, ठीक है अकरम शेख साहब, अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जो फैसला अदालत दे इस मामले में वो भी हतमी नहीं होगा, तो फिर आइन और कानून की तशरीह कौन करेगा? डॉक्टर साहबा, ये जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, इसमें सदर ममलकत को आर्टिकल 186 के तहत अख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी अहम कानूनी मामले में राय ले ले। लेकिन जिस तरह आरिफ चौधरी साहब ने कहा कि ये तो कानून से ज़्यादा सियासी मसला है, तो मैं उनके इस बात के इस हिस्से से इत्तेफाक करता हूँ कि ये सियासी हिस्सा है, ये कोई कानूनी सवाल इसमें नहीं है। और इसमें तो इनफैक्ट बात जो मैंने पहले अर्ज़ करी है, ये एक तदरीजी अमल है जिसके नतीजे में जमहूरियत ने ये मुकाम हासिल किया है कि वोट देने वाले को अपने वोट देने के नताइज ना भुगतने पड़ें, खा वो छोटे ईवान में हो या बड़े ईवान में। आपको मैं कानून की एक दो आर्टिकल 270 की जो प्रोटेक्शन दी हुई है बी को, उसमें उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शंस टू द सेनेट and two houses of the parliament and assembly shall be deemed to be elections under the constitution। ये जो सवाल कर रहे हैं कि ये इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, बात ये मसला सियासी है, ये कानूनी और दस्तूरी मामला नहीं है। और दस्तूर ने तो आर्टिकल 226 में शरा सदर के साथ ये कह दिया है कि ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही, आरिफ चौधरी साहब की राय अगर ये है कि ये सारे लोग हुकूमत के हक में वोट देंगे, तो फिर ये सवाल भेजने की क्या ज़रूरत पेश आई?
और एक और बात, ये मुझे वो गालिब का शेर याद रहा है, ढांपा कफन ने दागे अयूबे बरहनगी, वरना मैं हर लिबास में नंगे वजूद था। बात यह है कि हम जो भी करें, किसी पे जो भी बात करने की कोशिश करें, ये मैं तो किसी जमात की बात नहीं कर रहा, ना अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, ना हुकूमत की बात कर रहा हूँ, मैं एक असूल की बात कर रहा हूँ, डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, एक तदरीजी अमल की बात कर रहा हूँ जो हमारी ईवान बाला और ईवान ज़ेरी के इंतखाब पे मुंतज होता है, और जिस तरह वो अपने नुमाइंदों को मुंतखब करता है, और जिस तरह असम्बलियों ने अपने सेनेटर्स को मुंतखब करना है। मैं नहीं समझता कि ये सीक्रेट बैलेट जो है ये उसको अश्योर करेगा कि वो कोई वो ज़्यादा मॉरल हो जाएंगे इलेक्शन, वो ज़्यादा सेक्रोसेंट हो जाएंगे, ज़्यादा मुकद्दस हो जाएंगे, और अगर ये शो ऑफ हैंड से होगा तो वो पलीद हो जाएंगे, नापाक हो जाएंगे इलेक्शन। ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक सियासी फरेबकारी के अलावा ये कोई मामला नहीं है। ये इलेक्शन उसी तरह होने चाहिए जिस तरह माजी में होते रहे हैं, और जिस तरह पिछले 73 के आइन के नफाज के बाद से जितने भी इलेक्शन सेनेट के हुए हैं वो सीक्रेट बैलेट से हुए हैं। अब क्या वजह पेश आई है कि उस कम से कम ज़्यादा नहीं तो उस 40 बरस की जो प्रैक्टिस है उससे क्यों डिविएट किया जाए? क्या कोई वजह है? इसकी तो वजह कोई बयान नहीं की रेफरेंस के सवाल में। डॉक्टर साहब ये बात सोचने की है। आरिफ चौधरी साहब, आखिरी सवाल में आपसे, जी 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 शेख साहब, आमा के खिलाफ है। सूबाई असम्बली का वो शख्स या कौमी असम्बली का वो मेंबर जिसने वोट देना है, उसको ये हक है कि अपनी मर्जी के बंदे को वोट दे और कोई उसका निशाना ना बने किसी के इंतकाम का बाद में। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी चौधरी साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आखिरी सवाल पे मुझे आप दोनों का शुक्रिया अदा करना है कि इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर चौधरी साहब गवर्नमेंट के प्रेशर में किसी भी तरह से बगैर आईनी तरमीम के शो ऑफ हैंड से सेनेट इंतखाबात करवा सकता है? इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो आर्टिकल 226 भी इसमें मौजूद है। जो इलेक्शन करवाने वाला जो इदारा है उसने आइन में जो दी गई सूरत हाल है उसके या जो प्रोविजन आइन की उसके मुताबिक ही काम करना है। अपने तौर पे तो वो इस तरह के फैसले नहीं कर सकता। यानी ये तो ऐसा आइनी फैसला है, आइन के अंदर ये चीज मौजूद है, और अगर इसे करना है तो तरमीम के जरिए। जी जी ठीक है, इसीलिए मैं समझता हूं। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। लास्ट कमेंट जी, आप अपना लास्ट कमेंट दे दीजिए आरिफ चौधरी साहब जी, क्या कहना चाह रहे हैं जी? नहीं, बस मैं इस बात में ये देखे पाकी और पादीदी वाली बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन का अपना मौकफ ये है कि इंतखाब खुफिया बैलेट से होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी राय भी लेकर खड़ा है कि इलेक्शन का इनेकाद सीक्रेट बैलेट से होना चाहिए, और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं उनकी इस इंडिपेंडेंट स्टैंस को। इलेक्शन कमीशन को अगर खुद मुख्तार है तो उसके फैसले का एहतराम करना चाहिए हुकूमत को। फिर उसके फैसले की तरफ जाने की जरूरत, आइन का एहतराम होना चाहिए। जब आइन का एहतराम होगा तो फिर मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर है जी। ठीक है जी, ज़्यादा बेहतर है फिर। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपसे ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी असम्बली के हंगामा खेज इजलास का आंखों देखा हाल क्या है, हंगामा वहाँ पे क्यों हुआ, हुकूमत अपोजिशन आमने सामने आखिर क्यों आई, जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान से। सदीक बताइएगा। जी बिल्कुल, हम कौमी असम्बली के इजलास पे बात करते हैं, लेकिन पहले हम ये भी बताते चले अपने नाज़रीन को कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है पीडीएम के लिए। उसकी रीज़न ये है कि कल पीडीएम की क़यादत सर जोड़कर बैठेगी। पिछले 2 दिन यानी आज का दिन और कल का दिन, इन 2 रोज़ में नून लीग की जो टॉप लीडरशिप है उनकी मियां नवाज शरीफ के साथ कल भी मीटिंग हुई, आज भी उनकी मीटिंग है या हो चुकी होगी, क्योंकि अभी 8 बजे के बाद होनी थी। अभी हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि आज वो इजलास हुआ या नहीं हुआ। उसकी रीज़न यह है कि नून लीग वाले भी बहुत परेशान हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि पीडीएम से अलग हो जाएं, पीपल्स पार्टी को अलग कर दें और पीडीएम को चलाएं, पीडीएम का यहीं पे इसको ख़त्म कर दें, या पीपल्स पार्टी जो उनको कह रही है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से उस पर पीपल्स पार्टी के एजेंडे पर चले जाएं। मसला आ रहा है मरियम सफदर साहिबा के बयानात की वजह से। उसकी वजह यह है कि उन्होंने आर पार का बयान दिया हो
या 31 जनवरी को हुकूमत के खात्मे की बात की हो, ज़िमनी इंतखाबात ना लड़ने की उन्होंने बात की, सेनेट इलेक्शन ना लड़ने की बात की, इस्तीफे हर सूरत हुकूमत के मुंह पर मारने की बात की। और उन्होंने ये कहा कि अगर हम तहरीक अदम एतमाद लाते हैं तो ये मियाँ साहब के नज़रिए, उनकी फ़िक्र, उनकी सोच, उनके मिशन के ख़िलाफ़ होगी। अब किस मुंह से वो जो है वो तहरीक अदम एतमाद को सपोर्ट करेंगे कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए? उनको पता भी है कि तहरीक अदम एतमाद तो जब उनके पास सेनेटर मुकम्मल थे, सेनेट में तादाद मुकम्मल थी, यहाँ तक कि जब उनके सेनेटर खड़े हुए तो 64 थे, जब वोट निकले तो वो 50 निकले। तो कल इस हवाले से फैसला होने, देखते हैं कल क्या पीडीएम फैसला करती है। पुरानी तनख्वाहों पे काम जारी रखेंगे या वाकई कोई इनकलाबी फैसला करेंगे, लॉन्ग मार्च का फैसला करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक कौमी असम्बली की बात है, आज हुकूमत का ये सियासी फैसला था, बड़ा फैसला था, और उसमें हुकूमत ने यह किया कि आज हुकूमत ने आईनी तरमीम पेश कर दी। हालांकि आज उसके साथ वाली इमारत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसी वक्त सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस है उसकी समाअत हो रही थी, लेकिन साथ ही पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में ये आईनी तरमीम पेश कर दी गई है। और अब हुकूमत अपोजिशन को कह रही है कि आप ही कहा करते थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि सेनेट इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, आप भी कहते हैं कि खरीदो फरोख्त बंद होनी चाहिए, तो आएँ हमारी इस तरमीम का साथ दें। लेकिन आज अपोजिशन ने खूब हल्ला गुल्ला किया, सीटियाँ बजाईं, जो एजेंडे की कॉपियाँ थी वो फाड़ी, स्पीकर साहब के ऊपर लहराई, उनके मुंह के ऊपर फेंकी, उसके अलावा सीटियाँ बजाईं, उसके बाद हुल्लड़बाजी की, और अजीब एक जो है वो आप मछली मंडी की एक सूरत हाल थी, और ऐसी ऐसी बातें की गई जो हम अपने नाज़रीन को बता भी नहीं सकते। और सबसे जो अफसोसनाक पहलू है वो ये था कि आज हुकूमत और अपोजिशन ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए। अपोजिशन के ऊपर इल्ज़ाम ये लगा कि उनके आगा रफ़ीउल्लाह अव्वल ने पीटीआई की एक रुकन असम्बली को गलत इशारे किए, जबकि पीपल्स पार्टी ने यह इल्ज़ाम लगाया कि नहीं, हमारे रुकन असम्बली ने गलत इशारा नहीं किया, बल्कि श्री मज़ारी साहिबा जो हैं वो अजीबोगरीब इशारे कर रही थी उनके रुकन असम्बली, जो मर्द रुकन असम्बली है उसको। आप अंदाज़ा लगाएं, ये हमारी उस कौमी असम्बली का अहवाल है, ये उसकी सूरत हाल है। वो असम्बली जो अवाम के टैक्स के पैसों से चलती है, जिसने अवामी इशूज़ पर बात करनी होती है, जिसने अवाम की बात करनी होती है, वहाँ पर कितने सतही किस्म के इल्जामात लग रहे हैं। पढ़ी लिखी खातून है, वो क्यों श्री मज़ारी ऐसे इशारे क्यों करेंगी किसी मर्द को? मतलब मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा अफसोस हो रहा है सुनकर। जी बिल्कुल, श्री मज़ारी साहब ने यही कहा कि वो तो स्पीकर को इशारा कर रही थी कि वो बात करना चाहती हैं, उन्होंने कोई ऐसा इशारा नहीं किया। फिर हमने देखा जब बाबर रहमान साहब बात कर रहे थे, जब वो करारदाद जो आईनी तरमीम पेश कर रहे थे, तो दो अरकान असम्बली उनको जो है वो इशारे कर रहे थे, जुमले कस रहे थे। आज जो मगरिब की नमाज का वक्फा था उसमें दो अरकान असम्बली, इकबाल आफरीदी और साथ ही जो आगा रफ़ीउल्लाह हैं वो आमने सामने थे, उनकी हाथापाई होते होते रह गई, दरमियान में अरकान असम्बली आए। सदीक, मुझे एक बात बताएं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, जैसे आप पूरा बता रहे हैं आंखों देखा हाल, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। और ये लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल इनके हाथों में है, ये अवाम इनको मैंडेट दे के वहाँ भेजती है, वहाँ पे ये हरकतें करने के लिए जाते हैं। मतलब एथिक्स, मॉरल वैल्यूज़ हैं ही नहीं, इतनी गिरी हुई हरकतें। सॉरी मैं ये गिरा हुआ बोल रही हूँ लफ्ज़, लेकिन गिरा हुआ लफ्ज़ भी शायद जस्टिफाइड है, इससे भी बुरे अल्फाज मेरे मुंह में आ रहे हैं कि ये लोग पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारेंगे, हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल संवारेंगे। क्या कहेंगे आप सदीक? देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वहाँ पे कुछ ऐसी आवाज़ें निकाली जाती हैं, कुछ ऐसी बातें की जाती हैं, कुछ ऐसे इशारे किए जाते हैं जो ना मैं आपको बता सकता हूँ, ना सुना सकता हूँ, ना आपको वो जिस तरह की वो चीज़ें करते हैं उस हवाले से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। और अपोजिशन जो है वो तय कर चुकी है कि हम असम्बली में आएंगे, अपनी बात सुनाएंगे, हुकूमत की जब बात होने लगेगी वॉकआउट कर जाएंगे, हंगामा रही करेंगे, हुकूमत को बात नहीं करने देंगे, कानून साजी नहीं होने देंगे, पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे। ये बहरहाल अफसोसनाक सूरत हाल है। पार्लियामेंट को चलना चाहिए, अवामी इशूज़ पर बात होनी चाहिए, महंगाई बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, हुकूमत का एहतसाब होना चाहिए, हुकूमती इनिशिएटिव जो हैं उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए, हुकूमत से जवाब लेना चाहिए, हुकूमत का एहतसाब करना चाहिए। लेकिन ये हुल्लड़बाजी, ये मछली मंडी और ये जो सैनमो में हम कभी उस तरह गए नहीं हैं, लेकिन बताया जो जाता है कि वहाँ पे भी इस तरह से जो फिल्में चलती थी और फिर हुल्लड़बाजी और इस तरह की सतही हरकतें और जुमले और ये आवाज़ें कसी जाती थी, उसी तरह का माहौल होता है जो कि बहुत ही अफसोसनाक है और शर्मनाक भी है। अफसोसनाक, शर्मनाक भी, बिल्कुल शर्मनाक है। बहुत शुक्रिया सदीक जान आपकी बड़ी खबर के लिए। और नाजरीन, चेयरमैन सलीम बेग साहब जो है चेयरमैन पैमरा, अब तक अपनी उसी हट धर्मी पर कायम है और अब तक किसी इदारे की जानिब से उनकी नाअहली पर कोई नोटिस नहीं लिया गया, बल्कि चेयरमैन पैमरा उनकी नाअहली की आवाज़ उठाने के जुर्म में हर चंद दिन बाद कोई ना कोई बहाना तलाश करके बाकायदा कभी नोटिस भेजता है, कभी लाइसेंस मुअत्तल करता है। मेरी आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मुतल्लिका हुकाम से गुजारिश है कि चेयरमैन पैमरा को फौरी उनके ओहदे से हटाया जाए और किसी अहल शख्स को मेरिट की बुनियाद पर इस ओहदे पर, इस कुर्सी पर बिठाया जाए और ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सेट की जाए
कि ये नया पाकिस्तान है और पाकिस्तान में मेरिट की धज्जियां इस तरह नहीं उड़ाई जा सकती जिस तरह उस शख्स को सौदे पे बिठाकर बाकायदा उड़ाई गई हैं। और मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफा की। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। को जाने से पहले देखिए मत समझो हमने भुला दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।